नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। 9 बजे वाला जो हमारा बुलेटिन 8:55 वाला, वो लेकर मैं हाजिर हूँ और दिन भर की तमाम दूसरी बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए काइंडली, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत से लोग जुड़ गए हैं लेकिन नाम किसी का स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, कमेंट नहीं किया किसी ने, तो पता नहीं चलता है। हाँ, चौधरी संजीव जी जुड़ गए हमारे साथ, इनका नाम पता चल गया है क्योंकि कमेंट आ जाते हैं। राजेश गंगोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया गंगोत्रा जी आपका भी चुनाव के बुलेटिन में जुड़ने के लिए। अरुण जोशी जी, संतोष राणा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। रंजीत सिंह राजू जी भी जुड़ गए हैं, हितेश जी, और पवन कुमार जी, सालती अग्नोत्री जी, कैसे हैं आप? संजीव राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। राजपूत कमलेश जी भी देख रहे हैं। चौधरी संजीव जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी, ठीक हूँ। राकेश अत्री चंदेल जी, सुशील शर्मा जी, नमस्ते, आप कैसे हैं? शिव कुमार जी देख रहे हैं जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जोशी जी का भी स्वागत है। तो 4 जिलों में येलो अलर्ट आया है मौसम का, इसलिए आप सावधान रहें, थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ठंड अचानक बढ़ेगी और इसमें ज़रा आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो ये चर्चा होती रहेगी कि कौन जीत रहा है कौन नहीं। तो हम पॉलिटिकल सेहत की भी जो है चर्चा करते रहेंगे कि किसकी कितनी है। उधर पांवटा में 2 ऐसे हादसे हुए जिन्होंने चिंता पैदा कर दी, आपको बताएंगे ये हादसे क्या थे। पोस्टल बैलेट पर लगातार विवाद जारी है और कांग्रेस की घबराहट और गुस्सा दोनों बाहर आ रहे हैं पोस्टल बैलेट पे। लेकिन आज का जो मुख्य चर्चा है हमारी, वो हम करेंगे कि किस तरह से महज 1.25 लाख वोटर, 55,92,828 वोटर थे और पड़े जो है 76% हैं, और उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख वोटर ये तय कर देंगे कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। 1.25 लाख वोटर तय कर देंगे। 1.25 लाख वोट किसी को पड़ गए तो तय हो गया कि वो जीत गया, और दूसरे वाला जिसको नहीं पड़े वो तय हो गया कि वो बाहर गया। फिर चाहे राज वाला हो चाहे रिवाज वाला हो, जिसको 1.25 लाख वोटर ज़्यादा मिल गए वो काम हो गया। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि सुक्खू ने जयराम को जोशी क्यों कहा और जयराम दिल्ली क्यों गए हैं, वहां क्यों डटे हैं। अब तक कांग्रेस वाले डटे थे, अभी जयराम भी डटे हैं वहां पे। ये भी आपको चर्चा करेंगे कि जयराम क्यों डटे हैं। लेकिन पहले खबरें लेंगे वो वाली जो हमारा ध्यान खींचती हैं सबसे ज़्यादा, और वो खबर है मौसम की। मौसम आने वाले कुछ दिनों में और ठंडा हो जाएगा, खासतौर से हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में, अधिकांश क्षेत्रों में, जिनमें 4 जिले पूरी रूप से जो है धुंध के आगोश में रहेंगे। और इन जिलों को लेकर जो है वो येलो अलर्ट भी दिया गया है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, इन जिलों में जो है मध्य हिमाचल आप इनको बोलते हैं, इन जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। यानी सुबह के समय में धुंध होगी और देर शाम धुंध हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि आप इन जिलों में हैं और इन जिलों से होकर ट्रैवल कर रहे हैं तो देर रात ट्रैवलिंग में आपको दिक्कत आ सकती है और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में भी आपको दिक्कत आ सकती है। ठंड तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन दिन के दौरान सभी जगह पे पूरे प्रदेश में ही 10 बजे के बाद जो है अच्छी धूप खिलेगी। ये अगले 5 दिन का अलर्ट है और मौसम विभाग ने ये अलर्ट दिया है। और आज भी जो है विजिबिलिटी बिलासपुर, सुंदरनगर में 50 मीटर तक रह गई थी सुबह के आवर्स में, मॉर्निंग आवर्स में। और ये जो है अगले 5-6 दिन तक जो है इस तरह से रहेगी, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। अब दूसरी जो खबर जिसको लेकर मैंने कहा कि जो चिंता में डालती है पांवटा साहिब वाली, वो जो है उसको लेकर हम लोग आपके समक्ष आएंगे। पांवटा साहिब में आज 2 अलग अलग जो है वो अपराध हुए हैं और इन अपराधों ने जो है डराया है, खूब डराया है इन अपराधों ने, क्योंकि ये सामान्य से अलग हटके अपराध है। पहला जो अपराध है, एक बच्चे के की पिटाई की है उसके टीचर ने, और अब एफआईआर उस पर दर्ज हो गई है। लेकिन 2 दिन तक बच्चे के कान में दर्द रही, तो फिर जाके ये बात खुली कि बच्चे को जो है मारा गया है टीचर द्वारा, और बच्चा छोटा था। और इसके पिताजी जो हैं उन्होंने शिकायत दी। वीर सिंह निवासी बैंक कॉलोनी शमशेरपुर, पांवटा साहब ने कहा है कि एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा का यह छात्र था और अंग्रेजी के अध्यापक ने जो है उसको थप्पड़ मारा किसी बात को लेकर, जिसके बाद उसके कान में दर्द शुरू हो गया और 2 दिन से जो है वो दर्द से बिलबिला रहा है। और डॉक्टर ने भी कान में चोट लगने की पुष्टि करी है। उसके बाद पुलिस को शिकायत की गई है। डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने बताया कि पिता के बयान पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उधर आज एक और सनसनीखेज वारदात पांवटा में हुई। एक व्यक्ति का, एक गरीब व्यक्ति घर से मजदूरी करने के लिए निकला था।
उसका रास्ते में पुलिस ने कहीं चालान कर दिया किसी मामले को लेकर, और उसके पास चालान के पैसे नहीं थे। उसने घर फ़ोन किया अपनी वाइफ को कि मुझे चालान भुगतना है मौके पर, अन्यथा मुझे नहीं जाने देंगे, तो आप पैसे लेके आइए। उस बेचारे के पास दूसरा कोई साधन नहीं था। वो हताशा में कि कहीं कोई ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, वो कुछ पैसे जो घर में थे चालान के जितना का हुआ था वो लेके जा रही थी, और रास्ते में गांव के ही एक व्यक्ति ने उसको जो है अपनी बाइक पे लिफ्ट दी, लेकिन वो जहां उसको जाना था वहां नहीं ले गया, उसने उसकी असमत लूटी। ऐसा आरोप उस महिला ने लगाया है। 3 बच्चों की मां है, पति दिहाड़ी मजदूरी करता है, और ये जो है इस मामले में जो पुरुवाला के पास ये हादसा हुआ है, और बांगरन उसको जाना था जहाँ छोड़ने की बात करी, और जाने वाला था जिसने बाइक पे बिठाया, लेकिन उसने उसकी असमत लूट ली और दुराचार उसके साथ किया। इस पर भी जो है केस दर्ज हुआ है। डीएसपी रमाकांत ने इसकी जो पुष्टि की है पोंटा वाला ने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी बाइक का, स्कूटर का चालान भुगतने के पैसे नहीं थे, तो उसको इतना मजबूर भी नहीं किया जाता, तब भी ये मामला टल जाता है, तब भी मामला, तब भी अनहोनी घटना शायद नहीं होती। लेकिन ये 2 घटनाएं जो हैं वो चौंकाने वाली हैं। पिछले कल पौंटा साहिब में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जब एक फीमेल डॉगी का उस घर के नौकर ने जो है कत्ल कर दिया था, एक मार दिया था उसको, उसके ऊपर भी फाई हो रही थी। तो ये इस तरह के अपराध जो है झकझोरते हैं और हिला देते हैं। हिली कांग्रेस भी हुई है जी थोड़ी सी। उसको पूरा भरोसा तो है, ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रही है, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। खासतौर से उसको लगता है कि पोस्टल बैलेट मामले में कहीं ना कहीं कोई खेला हो रहा है। अब हो रहा है नहीं हो रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस ऐसा कह रही है। आज कांग्रेस के महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने आज इस मसले पर कमान संभाली। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के बाहर आईटीबीपी और दूसरे जो फौज और दूसरे सैनिक जो हैं हमारे, उनको जो पोस्टल बैलेट गए हैं वो समय से नहीं आ रहे हैं, और इधर जो कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट दिए गए हैं वो भी बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। अभी सिर्फ 34% के आसपास जो है पोस्टल बैलेट्स आए हैं। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता है कि उसको ओपीएस के मुद्दे पर जो है कर्मचारियों को वोट नहीं जाएंगे, इसलिए ऐसा उनको लगता है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी बैठे हुए हैं कुछ, वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं और कर्मचारियों को जो है या वो दबाव बना रहे हैं या ऐसी कुछ जो है उद्यम कर रहे हैं, ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिससे ये लेट हो जाए और अल्टीमेटली काउंटिंग में जो है वो एंटर ना हो सके, काउंटिंग में ये दर्ज ना हो सके। हालांकि वो जो सिलाई वाला मामला था सुबह का कि 40 से अधिक पुलिसकर्मियों ने समय पे फॉर्म मंगवाया, समय पे उसको जमा करवाया, एसपी ऑफिस ने समय पे उसको जो है रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा, समय पे वो जो सिलाई के रिटर्निंग ऑफिसर उनको मिला, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट नहीं मिला समय पर। ये एक बड़ी चिंता है, और इस मसले के बाद जो कांग्रेस की जो चिंता है उनको ऑटोमेटिकली जो है ये एंडोर्स करती है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस जो कह रही है बिल्कुल सही है, लेकिन इस मामले को उसके साथ जोड़ के देखेंगे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्या है, जब तक इसका समाधान निर्वाचन आयोग नहीं करता तो फिर ये इफ्स एंड बट्स वाला मामला रहेगा ही रहेगा जी। अब बात करते हैं कि आप सुन रहे होंगे कि लगातार खबरें आ रही इस तरह की, पढ़ भी रहे हैं, हम भी आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत से लोग जो हैं सीएमशिप की रेस में हैं, और वो दिल्ली, मऊ, मध्य प्रदेश, इंदौर, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ पैदल चल रहे हैं जी। और उसके बाद जो है अब जयराम ने भी दिल्ली में दौड़ लगा दी है। जयराम दिल्ली चले गए हैं, 3 तारीख को वो वापस आएंगे, वो दिल्ली में डटे हैं। हालांकि वो चीफ मिनिस्टर की दौड़ के लिए नहीं डटे हैं, उसमें वो ऑलरेडी हैं, बीजेपी सरकार में आती है तो वो आश्वस्त हैं कि वही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि 4 तारीख को बीजेपी ने एक बैठक बुलाई है, लेकिन अभी वो एमसीडी का जो चुनाव हो रहा है दिल्ली में, जिसके लिए 5 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके लिए वहां प्रचार के लिए डट गए हैं। आज उन्होंने वार्ड नंबर 217, 193 और 197 में वोट मांगे, और वहां पे उन्होंने जो है जो भाषण दिया अपने, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आ रहे हैं, गुजरात में आ रहे हैं, और दिल्ली में भी आप जो एमसीडी है उसमें बीजेपी को जिताइए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है जानता हूं कि केजरीवाल की पार्टी में कोई दम नहीं है। केजरीवाल की पार्टी बड़े जोर शोर से पहाड़ पे चढ़ने के नारे के साथ आई थी, और उन्होंने एक पार्टी जो थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आई थी, लेकिन वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। और यही नहीं, पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और इन्होंने जो कहा कि हिमाचल के चुनावों में एक मौका मांग रहे थे, लेकिन ये जो है पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही ये हाँफ गए और झाड़ू इनका बिखर गया। तो उन्होंने जो है कहा कि अब आप दिल्ली में भी इनको चलता करिए। ये वहाँ
अपील करी है। इसी बीच में उन्होंने ये भी कहा था पिछले कल, आपको याद होगा मीडिया से बातचीत में, कि एक बार फिर से आज उन्होंने ये उसी दौरान मीडिया से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग सरकार बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जो है चुनाव परिणाम आने से पहले चुनाव उतावले हो गए हैं और दिल्ली में बैठकर नेताओं को मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बार फिर से दोहराया, उन्होंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो चुनाव जीत कर ही नहीं आएंगे, भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुए हैं, लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस बातें कर रही है ना कि ईवीएम के साथ छेड़छेड़ होगी या फिर पोस्टल बैलेट के साथ कोई गड़बड़ हो रही है, कोई खेला हो रहा है, ये बताता है कि कांग्रेस ने समय से पहले हार मान ली है। उन्होंने ये जोर दे के कहा है। लेकिन दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इन 2 दिन से आ रहे इस बयान पर पलटवार भी हुआ कांग्रेस की ओर से। पलटवार किया है कांग्रेस की प्रचार समिति के प्रमुख सुखविंदर सुक्खू ने। उन्होंने कहा कि जो है वो भी दिल्ली में ही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा हिंदू स्टेट होगा जहां 90% आबादी हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हार जाएगी क्योंकि वो सूडो हिंदूवाद का नारा देती है, जबकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में नारा बेरोजगारी महंगाई था। कोई हिंदुत्व वाला इस तरह का कोई नारा नहीं था, क्योंकि सारे के सारे वहाँ हिंदू हैं, दोनों पार्टियों में जबरदस्त हिंदू हैं सब जगह से, तो इसलिए वहाँ पे ये मुद्दा नहीं चलेगा और मुद्दा चलेगा बेरोजगारी का, महंगाई का। क्यों? और लोग जो है 5 साल के जयराम सरकार के कुशासन से तंग थे और उसको देखते उन्होंने वोट दिया, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे कोई भी वर्ग। उन्होंने कहा कि सारे वर्ग जो है जयराम सरकार से नाराज थे और दुखी थे और वो चाह रहे थे कि कब चुनाव आए और कब वो इसको चलता करें जयराम सरकार को। ये सुखविंदर सुक्खू ने कहा। उन्होंने जो है उस बयान पर भी तीखा पलटवार किया जयराम ठाकुर के, जिसमें वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं कांग्रेस के, वो ज्यादातर उनमें से चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर हार सामने देखकर बौखला गए हैं और अब ज्योतिषी की भूमिका में आ गए हैं। ज्योतिषी उन्होंने कहा है उनको, और ये दर्शाता है कि वे मान चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हालांकि सुखविंदर सुक्खू ने इस बात को जोर देकर कहा कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग का कोई डर नहीं सता रहा। उन्होंने कहा कि मैं इसका खंडन करता हूं और हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई बात नहीं है और भाजपा को इतनी सीटें मिल ही नहीं रही कि उनको हॉर्स ट्रेडिंग से कुछ जोड़ तोड़ करने की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत आ रहा है। तो ये हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने शक जताया था, लेकिन कांग्रेस के जो प्रमुख लीडिंग नेता थे, चाहे वो सुखविंदर सुक्खू को आज सुन लिया, मुकेश अग्निहोत्री में, उन्होंने इस चीज़ को नहीं कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की जब भी आप बात करते हैं तो जाहिर है कि चिंता में आती है। अब चर्चा करते हैं जी, उस मुद्दे को लेते हैं। हम डेली एक मुद्दा पकड़ते हैं, बेसिकली छोटी छोटी खबरें हैं, दिन भर आपके पास आ जाती होंगी। मुद्दा ये लेते हैं कि अब तमाम जमा जोड़ कर लीजिए, जो प्लस माइनस कर लीजिए, ले के ये चुनाव कौन जीतेगा ये आपको मैं बता देता हूं। जिस पार्टी को अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले ओवरऑल 1.25 लाख वोट, मिनिमम 1.25 लाख वोट ज्यादा मिल जाएगा, वो पार्टी जीत जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 5 चुनावों का इतिहास मैं आपके सामने रखता हूं और उससे आपको आइडिया हो जाएगा। 2 तरह के वोटर होते हैं, एक कैडर वोट होता है और एक स्विंग करने वाला वोट होता है। स्विंग करने वाला जो वोट होता है वही नॉर्मली तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। कुछ राज्यों में 5 होता है, कुछ राज्यों में ज़्यादा होता है, कुछ राज्यों में 6-7% स्विंग होता है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें हम, तो नॉर्मली यहाँ 4% के स्विंग पे सरकार झूला झूल जाती है। जी हाँ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हो जाती है सरकार के लिए 4% के स्विंग पे। और 4% के स्विंग पे सीटों का भी अंतर आप देखिएगा कितना होता है। मैं आपको पिछले 5 चुनावों में एक बार ऐसा हुआ है कि जिस पार्टी ने सरकार बनाई उसको वोट कम मिले थे, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई थी। ये 1998 का चुनाव था, HVC बीच में थी, वो 7.5 से 8% के बीच में वोट ले गई थी और बीजेपी को 39% वोट मिले थे, सीटें मिली थी 31 कुल मिला के। लेकिन ये ओवरऑल था, पहले चरण का जो चुनाव था, 2 चरणों में चुनाव होता है वो, और कांग्रेस को सीटें मिली थी 31। कांग्रेस को पहले ही चरण में 31 सीटें मिल गई थी, बीजेपी को 29 मिली थी, एक की डेथ हो गई थी मास्टर वीरेंद्र की, 28 रह गई थी। और फिर जो जोड़ तोड़ हुई थी धौला जी को लेकर, धौला जी आए थे इंडिपेंडेंट, तो वो आपने देखी थी। तो ये वो चुनाव था एकमात्र जिसमें कम वोट लेकर भी किसी पार्टी ने सरकार बनाई थी। बीजेपी को 39% वोट मिला था, कांग्रेस को 43% वोट मिला था। 4% का स्विंग कांग्रेस के पक्ष में था
स्विंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि उससे पहले भी कांग्रेस ही थी, लेकिन 4% वोट ज़्यादा था कांग्रेस के पास, 1,15,000, लेकिन उसके बावजूद सरकार नहीं बनी थी। बाकी चुनावों में मामला उल्टा था। 2003 के चुनाव में 35% वोट बीजेपी को मिला, सीटें आई सिर्फ 16 और उसकी सरकार जाती रही। 41% वोट और 43 सीटों के साथ गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस ने। तब बीजेपी को 2003 में 13 लाख वोट मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 14,47,000 वोट, यानी 1,47,000 वोट पे मामला इतना हो गया था कि एक को 16 सीटें और दूसरे को 27 सीटें ज्यादा, 43 सीटें। तो ये देखिए कितना फर्क, 4%, 6% के स्विंग ने जो है डाल दिया था उस टाइम पे, 35% और 41%। 2007 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई दोबारा से, 43.7% वोट उसको मिले, 41 सीटें आई, प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में सरकार बनी। कांग्रेस को 38.9% वोट मिला था और 23 सीटों पर रुक गई थी। ये महज 4.6% का स्विंग था वोटर्स का, 4.6% का। और अगर वोट्स के उसको बात करें, वोट्स की टर्म में बात करें, इन टर्म्स ऑफ वोट्स हम बात करें, 14,22,000 वोट मिले थे 2007 में बीजेपी को, 12,80,000 वोट मिले थे कांग्रेस को। लगभग ये भी 1,40,000 के आसपास का अंतर था, महज 1,40,000 के आसपास का अंतर था, जिसपे सरकार जो थी इधर से उधर हो गई थी। अब बात कर ले 2012 की, 39% वोट मिला बीजेपी को, 42.8% वोट मिला कांग्रेस को। कांग्रेस को आई 36 सीटें, बीजेपी को आई 26 सीटें। बीजेपी ने उस टाइम पे भी इसी तरह से मिशन रिपीट चलाया था, जैसे अभी रिवाज बदलने की बात हो रही है, उस टाइम मिशन रिपीट चला था, कहो दिल से, बिंदल जी ने नारा दिया था, कहो दिल से धूमल फिर से। तो उस टाइम भी काफी जोर लगाया गया था। उस टाइम कोई बहुत ज्यादा मुद्दे भी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस जोर के बावजूद बीजेपी 39% पे रह गई थी, कांग्रेस को 42% आया था। महज 3.8% का स्विंग था, महज 3.8% का स्विंग था। और उसमें एक सीट बहुमत के लिए चाहिए तो उससे एक सीट ज्यादा थी, लेकिन बीजेपी से 3% में ही 10 सीटों का फर्क था और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 13,01,000 वोट पड़े थे 2012 में बीजेपी को, 14,47,000 वोट जो थे वो पड़े थे कांग्रेस को। तो यहां भी जो है 1,45,46,000 वोटों का ही फर्क था और सरकार बदल गई थी। 2017 में यह फर्क सबसे ज्यादा रहा था, स्विंग भी सबसे ज्यादा रहा था। 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई थी, बावजूद इसके कि उनके अपने डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर हार गए थे, एक शैडो कैबिनेट हार गया था, लेकिन इसके बावजूद 44 सीट्स आई थी। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। 48% वोट जो था वो बीजेपी ने लिया था, 48%। और ये अब तक का बीजेपी का सबसे अधिक वोट है। आप देखिए 39 लिया, 35 लिया, 43 लिया, 39 लिया, लेकिन ये 48.8% वोट उसको मिला था। 44 सीट्स मिली थी, 41.7% वोट जो है वो कांग्रेस को मिला था और उसको सीटें मिली थी सिर्फ 21 और उसकी सरकार चली गई थी। अगर इन टर्म्स ऑफ वोट कहें तो ये 7% का स्विंग था, 7.1% का स्विंग था जी ये पिछले चुनाव में। और 18,47,000 वोट पड़े थे बीजेपी को, 15,78,000 वोट पड़े थे कांग्रेस को और ये 2,68,000 का फासला था। तो अगर इस बारी का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा मोबिलाइज हुआ वोटर, उन्होंने कहा कि हम रिवाज बदल रहे हैं और कहेंगे हम राज बदल रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति वैसे भी थी। और तो ऐसी स्थिति में अगर हम पीछे चले जाएं तो 2012 की चुनाव वाली स्थितियां बन जाती, जब दोनों से बहुत ज्यादा जोर था। वीरभद्र सिंह कह रहे थे कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, वीरभद्र कह रहे थे कि हम सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी कह रही थी कि हम तो रिपीट कर रहे हैं, मिशन रिपीट हो रहा है। तो अगर उस पर चला जाए तो ये मामला फिर से ले दे के मुझे लगता है कि 1.5 लाख ही हो सकता, उससे कम पे भी रह जाए इस बार। अगर ओवरऑल आप कांग्रेस की बात करें तो पिछले 5 चुनावों में, एक चुनाव को छोड़कर, 2017 को छोड़कर, कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है कांग्रेस के, वो 40+ में रहे हैं। 43% लिए 1998 में, हालांकि सरकार नहीं बनी, 41% लिए 2000 में और 38% लिए 2007 में। 2007 में वो हार गए, सरकार से बाहर हो गए थे। 42.8% लिए 2012 में और पिछली बार चुनाव हारने के बावजूद जो है 41.7% लिए। बीजेपी जो है इस पिछले 5 चुनावों में 2 बार ही, जब सत्ता आई थी उसकी 2007 में और 2017 में, तो जो है वो 40% से ऊपर गई थी। बल्कि हालांकि उन्होंने 1998 में उसके पास सत्ता थी, पर वो 39% और बाद में वो जो 6% जुड़ा था, जो 4 सीटें
सुखराम जी ने मास्टर स्ट्रोक किया था, उसकी बदौलत हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां दिलचस्प होती जा रही हैं, और अगर बीजेपी अपने वोट को इंटैक्ट रख पाती है तो फिर उसकी बल्ले बल्ले है, उसका रिवाज बदल देगी वो। और अगर उसके वोट में हल्का सा स्विंग आता है, 2.5 से 3% का भी स्विंग आ जाता है कांग्रेस की ओर को, तो फिर मामला राज बदलने का हो जाएगा। हालांकि इस बार ये माना जा रहा था कि बीच का जो स्विंग है 6 से 7% वाला, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी खेलेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं है, और एक दो जगह इंडिपेंडेंट, तीन चार जगह जो है वो प्रभावी जरूर है। ओवरऑल 1952 के चुनाव से ही, हालांकि उन चुनावों को हम गिनते नहीं, हम 67 वाले चुनाव को लेते हैं और उसके बाद के चुनावों को लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद शुरू से ही 6 से 10% वोट हर चुनाव में अदर्स में ही गया है, 6 से 10% वोट अदर्स में ही गया है ये। और जो ओवरऑल स्विंग है वो मैंने आपको बता दिया कि दो बार जो था, पिछली बार 7% का स्विंग था, और 2003 में जो है ये 6% का स्विंग था। 2003 में 6% के स्विंग के साथ बीजेपी बाहर हुई थी, और 2017 में 7% के स्विंग के साथ कांग्रेस बाहर हुई थी। अदरवाइज जो स्विंग था वोटर का वो 4% के आसपास था, 4.3, 4.6, एक बार तो 3.8 भी था जब तब भी कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। तो लोवेस्ट स्विंग पे और हाईएस्ट वोट परसेंटेज के मामले में अगर देखा जाए तो एवरेज में कांग्रेस ऊपर है, लेकिन लो स्विंग पे भी उसने सरकार बनाई है। बीजेपी के पास जब भी सरकार आई है तो स्विंग बड़ा हुआ है उनके पास, बड़ा स्विंग आया उनके पास। तो यहां से ये तय हो जाएगा जी दोनों पार्टियों में। अभी भी मेरा मानना है कि इस बार शायद ये 1.5 लाख से भी कम रह जाए अंतर, 2,68,628 कुछ इस तरह का था पिछली बार ये, लेकिन जो है इस बार शायद ये और भी कम रह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और यही वजह है कि हमने आपको ये मैट्रिक्स समझाया, हमने आपको ये गणना समझाई, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली होगा क्या और कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये जो है इससे तय हो जाएगा। मैंने कहीं लिखा था एग्जैक्ट, हाँ, 2,68,982 वोट का फर्क था पिछली बार, 2,68,982 का। तो ये फर्क अगर इस बार जो है किधर को जाता है किधर को नहीं, उससे तय हो जाएगा सत्ता किधर को जाएगी, राज बदलेगा ये रिवाज बदलेगा। बाकी सब जो है वो सब बातें हैं, कयास हैं, आपस की शर्तें हैं कि ये जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन कौन जीतेगा इसकी असलियत जो है वो ईवीएम में कैद है। ईवीएम से बाहर आएगी तो निकलनी शुरू होगी। ये आंकड़े थे जो मैंने आपको बताए। कल दिलचस्प आंकड़े बताएंगे आपको, बहुत ही दिलचस्प आंकड़े बताएंगे जो शायद आपको हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में पता नहीं होंगे। अतीत में चलेंगे, जाना जरूरी है। अगर अतीत समृद्ध हो तो उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, और हमारा अतीत जो है काफी समृद्ध रहा है लोकतंत्र का। अब देखिए ना, हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें आज दिन तक कोई बड़ी हिंसा की वारदात नहीं हुई। बीच में 1-2 बार जो छोटी मोटी लड़ाई थी वो आई थी, लेकिन बाकी प्रदेशों की हालत देखिए आप, गोली चलती है, हत्याएं तक हो जाती हैं। यहाँ तो इस बार भी जो कैंडिडेट्स को पीएसओ मिलते हैं, 10 कैंडिडेट ने कह दिया था कि जनाब छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, सबको देने पड़ते हैं। कोई जमाना था जब कैंडिडेट की हत्या हो जाती थी तो पूरा का पूरा चुनाव पोस्टपोन कर दिया जाता। बाद में उस चीज़ को जो है देखा गया कि इससे प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार होता था कि कोई भी इंडिपेंडेंट खड़ा होता था तो कोई उसी को बेचारे को मार देते थे, तो होल्ड हो जाता था पूरा सिस्टम। तो अब वो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की रहती है। आंकड़े पसंद आए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा इसको। ये आंकड़े कोई और नहीं सुनाएगा आपको क्योंकि आजकल तो गूगल की पीढ़ी है, सर्च मारती है। और फिर मैंने दोपहर को आपको बताया भी था कि पता नहीं चलता कि उसको सर्च मार के कि कौन सी चीज़ें देख रही हैं। जैसे नदौनता की अगर बात करें कि नदौनता से कौन था, तो अधिकांश लोग यही बताएं कि नदौन से था, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी यही नहीं पता होगा कि नदौनता नाम की एक अलग कंस्टिट्यूंसी होती थी 2012 से पहले। थुरल का भी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, वो जयसिंहपुर ही ढूंढते होंगे, क्योंकि 1 या 2 चुनाव से पीछे जाने की कुछ हिम्मत नहीं उठाता। इसी तरह से अब मैंने आपको दोपहर को भी बताया था कि एक गुलेर का कंस्टिट्यूंसी थी, उसमें गुलेर नहीं था। ज्वाली कंस्टिट्यूंसी में ज्वाली नहीं था, और गुलेर जो था वो ज्वाली में था, जसवा में था, और ज्वाली जो थी वो गुलेर में थी, और ज्वाली वाली में फतेहपुर था। अब फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी है। तो इस तरह से कई कंस्टिट्यूंसीज के नाम बदले। मैंने आपको दिन में बताया था वीडियो, वो है जी।
देखिए, आप कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, या किसी इंडिपेंडेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आप मेरे लिए सब मान्य हैं। आप में से कोई कह रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, उसके भी कमेंट्स का मैं सम्मान करता हूँ। कोई कह रहा है बीजेपी जीत रही है, उसके भी कमेंट्स का मैं सम्मान करता हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी टीम कह रही है कि रिवाज बदल रहा है, अच्छी बात है, उनके दावे का भी हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस की टीम कह रही है कि राज बदल रहा है, हम उनके दावे का भी सम्मान करते हैं। और तो और आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हमारे पास बैलेंस होगा, 10 से 11 सीटें हम जीत रहे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा झटका लग जाता है कि कहाँ जीत रहे हैं, उनको उनको उनकी बारे में थोड़ा सा झटका लग जाता है कि यार ये कहाँ जीत रहे होंगे, सोचना पड़ता है कि अच्छा कौन कौन है। तो ये है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलचस्प दंगल गुजरात में भी हो रहा है, 1 तारीख को वोटिंग है, और जो उस लिहाज से जो है आज चुनाव प्रचार वहाँ ख़त्म हो गया है। 1 तारीख को वोटिंग है, और अगले दौर की वोटिंग वहाँ जो है 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, और 5 तारीख को जो है हम एग्जिट पोल भी आपको हिमाचल का दिखाएंगे, क्योंकि रोक 5 तारीख को 5 तारीख के बाद हो जाएगी। नीतीश जी, मैंने सारे लिख लिए, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आपके साथ ही लिखते हैं कि कहाँ से कौन जीत रहा है। बिलासपुर से ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, आप लिखते हैं रोज, अच्छी बात है। अर्की वाला भी लिख रहे हैं अनिल गुप्ता जी की वो जीतेगा, अच्छी बात है। यही तो है ना, आप जिसके समर्थक हैं आप उसी के बारे में लिखेंगे कि जीतेगा, लेकिन जीतेगा वही जिसको अधिकांश लोगों ने आपकी कंस्टिट्यूंसी में वोट दिए होंगे, वही जीतेगा। ये जीत 1 वोट से भी हो सकती है, 1000 से भी हो सकती है, और 11,000 से भी हो सकती है, 21 से भी हो सकती है। हालांकि पिछले चुनाव में सर्वाधिक जो जीत का अंतर था वो 15,000 था। नाचन में विनोद जीते थे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 15,000 वोटों से। सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े थे वो 34,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे सुलह में विपिन परमार को, क्योंकि सुलह में वैसे भी बहुत ज़्यादा वोटर हैं। पिछली बार 90-95 हज़ार के आसपास थे, इस बार लाख क्रॉस हो गए हैं। नदौन में भी इस बार 93,000 या 95,000 के आसपास थे। अगली वोट तक वो भी जो है 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, आपका स्वागत है। देखिए, कुल्लू से भी ठीक है, आपकी मर्जी है। यस सर, साल तिगनोती बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वेरी थिन मार्जिन, मैंने आपको बताया ना कि 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1,47,000 मैक्सिमम है। 1,15,000 से भी 1998 में सरकार बदली थी, 1,47,000 से 2 बार बदली, और 1,40,000 से बदली। तो ये पिछला जो अंतर था वो ज़्यादा था, 2,68,982 का जो मैंने आपको बताया। लेकिन बाकी जो अंतर था वो बहुत थिन था, तो थिन मार्जिन से होता है जी। डिम्पल शर्मा जी, हमीरपुर से भी जीती जाएगा कोई ना कोई एमएलए है। बहुत बहुत शुक्रिया।